अनामिका जी दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम करने के लिए लेटी ही थी कि तभी डोर बेल बज उठी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने पोस्टमैन अपन डाक लिए खड़ा है। डाक लेकर अनामिका जी अंदर आ गई और उन्हें अपने पलंग के सिराने रख कर फिर से सोने का प्रयास करने लगी। पर एक बार नींद टूटने के बाद वापस नींद आना इतना आसान नहीं था। वह 10-15 मिनट तक आंखें बंद करके सोने का प्रयास करती रहीं, पर नींद नहीं आई तो उठकर बैठ गई और पास में रखी डाक उठाकर देखने लगी। लिफाफा खोला तो एक कोने में प्रेषक के नाम पर अपने छोटे बेटे गौरव का नाम देखकर हैरान रह गई, क्योंकि गौरव के मुंबई जाने के बाद आज पहली बार अनामिका जी को उसका पत्र मिला था। इतने समय बाद बेटे को माँ की याद कैसे आ गई? उत्सुकता पूर्वक अनामिका जी ने उसी वक्त जल्दी से गौरव का पत्र खोला। पत्र पढ़ना शुरू किया तो 2-4 औपचारिक वाक्य लिखने के बाद गौरव ने अपने पत्र लिखने के मूल उद्देश्य पर आते हुए लिखा था। माँ, आपको यह जानकर खुशी होगी कि आजकल मेरा काम अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। माँ, आप तो जानती हैं किसी भी मेट्रो सिटी में एक छोटी सी दुकान खरीदना भी कितना मुश्किल होता है। हालांकि मेरी कमाई अच्छी है, पर मैं अपनी पूरी कमाई अभी अपने बिजनेस में ही लगा देता हूँ। पर अब मुझे एक फैक्ट्री और खड़ी करनी है और उसके लिए मुझे अतिरिक्त रकम की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम अपना ग्वालियर वाला मकान बेचकर रकम की व्यवस्था करें। माँ, फ़िलहाल आप वहाँ रह रही हैं, लेकिन हम दोनों भाइयों का वहाँ जाकर बसने का कोई इरादा नहीं है। मैं इस विषय में सौरभ भैया से बात कर चुका हूँ। उसने तो स्पष्ट कह दिया कि उनकी भारत लौटने की कोई गुंजाइश नहीं है। वह अमेरिका में ही अच्छी तरह सेटल हो चुका है और उसको आपकी किसी प्रॉपर्टी में कोई रुचि नहीं है। इसलिए उसने अपना हिस्सा भी मेरे नाम पर कर दिया। इस तरह कानूनी तौर पर सौरभ भैया की ओर से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बस सब कुछ आपको ही तय करना है। आप अकेली वहाँ रहकर क्या करेंगी? इससे बेहतर होगा कि आप हमारे पास ही शिफ्ट हो जाइए। वैसे भी आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसी हालत में आपका वहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। पिछली बार पापा के निधन के समय मैं वहाँ आया था तो अपने पड़ोसी गुप्ता अंकल से मेरी इस संबंध में बात हुई थी। वह अपने मकान को खरीदने में भी काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे थे और वह इसके लिए अच्छी कीमत देने को भी तैयार हैं। पर यह मकान आपके नाम है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट पर आपके हस्ताक्षर होने हैं। डॉक्यूमेंट गुप्ता अंकल खुद तैयार करवा लेंगे। आपको तो सिर्फ अपने साइन करने हैं। माँ, आप साइन कर देंगी ना? और आप अपने साइन करके पेपर उन्हें भेज देना। बाकी मैं देख लूँगा। शेष कुशल, आपका गौरव। गौरव का पत्र पढ़कर अनामिका जी हैरान हो गईं। कभी पत्र को देख रही थी तो कभी अपने घर को। बिना उनकी सलाह मशवरा के अपनी ओर से तो गौरव ने सब कुछ तय कर डाला था। गनीमत थी कि मकान उनके नाम था, वरना वह तो शायद मकान का सौदा भी अपने आप करके उनको बस सूचना दे देता। आज अचानक से गौरव को अपनी माँ के अकेलेपन और उनके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी थी, वरना पिछले वर्षों में अनामिका जी कितनी बार उसको अपने साथ ले जाने का आग्रह कर चुकी थी, पर वह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल जाता था। गौरव का पत्र खोलने से पहले अनामिका जी के दिल में जो सुखद उत्साह था, वह खत्म हो चुका था। मन में एक अजीब सी उलझन चल रही थी। सोचने लगी कि आजकल की पीढ़ी कितनी स्वार्थी है और आत्म केंद्रित हो गई। स्मृति भी तो उनकी बहन है, पर सौरभ गौरव ने उनकी संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी को शायद जानबूझकर अनदेखा कर दिया। गौरव का पत्र पढ़ने के बाद उन्होंने जब दूसरा पत्र उठाया तो उस पर लिखित अपनी बेटी स्मृति की हस्तलिपि पहचानने में अनामिका जी ने बिल्कुल देरी नहीं की। वैसे भी स्मृति से तो उनका पत्राचार चलता ही रहता था। स्मृति ने क्या लिखा होगा? इस उत्सुकता से अनामिका जी ने उसका पत्र खोला। स्मृति ने लिखा था, माँ, इस बार मेरे पत्र देने में कुछ देरी हो गई, इसलिए क्षमा करें। आप तो जानती हैं कि नए अस्पताल को जमाने की व्यवस्था में समय कब निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। माँ, आपको यह जानकर खुशी होगी कि स्मृति, सुमित और मैंने मिलकर एक योजना बनाई है अपने अस्पताल के साथ के ब्लॉक में ही एक नया शिशु गृह खोलने की। वहाँ बेसहारा और अनाथ बच्चों का लालन पालन किया जा सके।
हमारे नए शिशु गृह पालन का निर्माण कार्य काफी हद तक हो चुका है। निर्माण की यही रफ्तार रही तो अगले महीने तक सारा काम पूरा हो जाएगा। फिर उसका विधिवत उद्घाटन करने का विचार है। इस अवसर पर आपको विशेष रूप से उपस्थित होने के लिए मैं यह पत्र लिख रही हूँ, ताकि आप अभी से अपने आने की तैयारी कर लें। आपके हाथों से ही हमारे शिशु गृह का शुभारंभ होगा और आपका नहीं आने का कोई भी बहाना हमें मंजूर नहीं होगा। समृद्धि ने आगे बढ़कर लिखा, माँ, पिछले 26 वर्षों में आपने मुझे जो प्यार, स्नेह और सहारा दिया, उसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं बहुत बार सोच चुकी हूँ, पर हर बार संकोच की दीवार आड़े आ जाती है। आज बहुत दिनों तक सोचने के बाद मैंने अपनी बात कहने का निर्णय किया है। माँ, आपने मुझे बेसहारा, अनचाही, बिन माँ की संतान को अपनाकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आपने मुझे केवल सहारा ही नहीं दिया, बल्कि मेरी अच्छी से अच्छी परवरिश भी की है, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया। मैं ये कभी भी नहीं भूल सकती कि स्वयं के दो दो संतान होते हुए भी आपने मुझे एक पल के लिए भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आपने मुझे जन्म नहीं दिया। मैं आपकी अपनी जन्मी संतान नहीं, बल्कि एक अपनाई हुई बेटी हूँ। अपने बच्चे की एक एक स्मृति को मैंने बहुत सजेज कर रखा है। माँ, अपने बचपन में तो मैं यह समझती रही कि आप ही मेरी माँ हैं, पर जब कुछ समय समझ आई और हकीकत का पता चला तो आपके प्रति मेरी श्रद्धा दुगनी हो गई। उसी दिन से आप मेरे लिए भगवान बन गई। आपने मेरे जैसी लाचार और बेबस बच्ची को अपनाकर समाज में उदारता और आदर्श का जो उदाहरण स्थापित किया, वही अब मेरे जीवन का भी उद्देश्य बन गया है। आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, उसका मार्गदर्शन मुझे आपसे ही मिला है। मेरी बहुत वर्षों से ही अभिलाषा थी कि मैं भी आपकी तरह अपने जीवन में अनाथ बच्चों का सहारा बनूंगी, और मेरी यह इच्छा अब पूरी होने जा रही है। और माँ, इसका शुभारंभ मैं सिर्फ आपके हाथों से ही करना चाहती हूँ। कृपया निराश मत कीजिए। आपकी बेटी स्मृति। स्मृति का पत्र पढ़कर अनामिका जी की आंखें भर आई। सोचने लगी कि वह चुपचाप सी शांत स्वभाव वाली लड़की आज कितनी बड़ी हो गई है। एक तरफ उनकी बेटी स्मृति और एक तरफ उनके बेटे गौरव का पत्र था, जिसमें केवल अपने हक और अधिकारों की बात लिखी थी। अपने दोनों बेटों की अच्छे से अच्छी परवरिश के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। अच्छे से अच्छे स्कूल, हॉस्टल में उन्हें भेजा, उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराई, लेकिन फिर भी उनके बच्चों ने कभी उनकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया। बस यही समझते रहे कि यह तो हर माँ बाप का उनके बच्चों के प्रति कर्तव्य है। दूसरी ओर स्मृति का पत्र था, जिसके हर शब्द में उनके प्रति उसकी श्रद्धा और आदर के भाव थे। स्मृति ने उनको इतना सम्मान दिया कि उसके पत्र को पढ़कर एक बार तो गौरव के पत्र से मिली पीड़ा को अनामिका जी भूल ही गई। वह अपने अतीत के गलियारों में घूमने लगी। पिछले कुछ वर्षों में जीवन में कितना कुछ घट गया। स्मृति का आगमन उनके जीवन में अप्रत्याशित रूप से हुआ था। उन दिनों अनामिका जी सरकारी अस्पताल में महिला रोग चिकित्सक के रूप में कार्यरत थी। उन्हीं दिनों में उनकी सहेली देवकी उनके संपर्क में आई। बचपन में देवकी और अनामिका जी एक ही मोहल्ले में रहती थी। आसपास रहने की वजह से दोनों की खूब पड़ती थी। दोनों रोज मिलती और ढेरों बातें करती। यूं तो दोनों में कोई फर्क नहीं था, लेकिन एक अंतर था, वो ये कि देवकी को उसके घर वालों ने पढ़ाया लिखाया नहीं था। लड़की है, लड़कियों को कौन पढ़ाता है बोलकर बस घर के कामों में व्यस्त रखते। वहीं अनामिका जी के पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को समान शिक्षा दिलाई थी। लेकिन घर में हमेशा दोनों साथ साथ खेलती। अनामिका जी बड़ी थी तो शादी होने के बाद अनामिका जी तो ससुराल आ गईं। बाद में देवकी का विवाह हुआ। उन्हें पता नहीं चल पाया। उस दिन कई वर्षों के बाद अचानक एक मरीज के रूप में देवकी जब अनामिका जी के सामने आई तो एक बार तो वह उसे पहचान भी नहीं पाई। वह सुंदर सी नाजुक सी लड़की पिछले 10 वर्षों में कितनी कमजोर हो गई थी। देवकी ने भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि उसकी जांच करने वाली डॉक्टर उसकी सहेली अनामिका ही होगी। कुछ पलों के लिए दोनों ही एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करती रहीं। फिर दोनों ने ही एक साथ एक दूसरे का नाम लिया तो दोनों के चेहरे खिल उठे। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक गले मिलती रहीं। उस समय देवकी का 5वां महीना चल रहा था। वह बहुत कमजोर लग रही थी। देवकी
से ही पता चला कि पिछले 5 वर्षों में 2 कन्याओं को जन्म देने के अलावा उसका यह एक बार पाँव फिसल कर गिर जाने की वजह से अबॉर्शन भी हो चुका है। इतने कम अंतराल में वह एक बार फिर से गर्भवती हो गई। देवकी के चेहरे की घबराहट देखकर अनामिका जी ने जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि 2 बेटियों को जन्म देने के कारण उसके पति और सास उस पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। इस बार तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर उसने फिर से बेटी को जन्म दिया तो वह लोग उसे घर से निकाल देंगे। देवकी की दर्द भरी कहानी को सुनकर अनामिका जी भी बहुत दुखी हुई। देवकी बार बार उनसे प्रार्थना कर रही थी कि वह उसकी जांच कर दे ताकि उसे पता चल जाए कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी है। अगर बेटी हुई तो उसकी सास और पति उसे कतई माफ नहीं करेंगे। देवकी की बात सुनकर अनामिका जी गंभीर हो गईं, पर उसकी जांच करने से पहले वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। जांच करने पर पता चला कि गर्भ में बेटी ही है। अब तो देवकी बार बार ही रट लगाई जा रही थी कि वह उसका अबॉर्शन कर दे। अनामिका जी ने उसको समझाना चाहा कि वह उसका गर्भपात नहीं कर सकती। जब बेटी पैदा होगी और तब उसकी सास और पति अगर दबाव डालेंगे तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका गर्भपात करना उसके लिए जानलेवा हो सकता है। अनामिका जी की बात सुनकर वह थोड़ी सहज गई और उनसे दवाई लेकर अपने घर चली गई। उसके बाद देवकी समय समय पर उनके पास जांच के लिए आती रही। देवकी से धीरे धीरे उसकी पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती रही। देवकी ने बताया कि उसके पति घर में अकेले कमाने वाले हैं। उन पर अपनी माँ तथा 2 बहनों की पहले से ही जिम्मेदारी है। जब उनके भी 2 लड़कियां हो गई तो उसकी सास और पति बहुत बौखला गए। अपनी सारी नाराजगी वो देवकी पर निकालते रहते थे। इसी कारण वह अपनी तीसरी बेटी पैदा नहीं करना चाहती। खैर, जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था, देवकी के मन में डर और शंकाओं के बादल गहराते जा रहे थे। कमजोरी की वजह से जब नॉर्मल प्रसव नहीं हो पाया, देवकी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में भी देवकी बार बार याचना कर रही थी, दीदी यदि ऑपरेशन के दौरान मेरी मौत हो जाए तो आप कृपा करके मेरी बेटी को मेरे घर वालों को नहीं सौंपना। मैं नहीं चाहती कि मेरी पहली 2 बेटियों की तरह इसको भी जन्म लेते ही अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़े। उसके पास तो ऐसे बहुत से निसंतान दंपति आते होंगे जिनके अपने बच्चे ना होने के कारण वह दूसरों के बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। आप कृपया ऐसे ही ज़रूरतमंद दंपति को मेरी बच्ची सौंप देना, जहां उसके आगमन का स्वागत किया जाए। कहते कहते देवकी रो पड़ी। देवकी की बातों को सुनकर अनामिका जी की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि तुम किसी प्रकार का तनाव मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हारी बेटी की हर तरह से हिफाजत करूँगी और जब तक कोई सुयोग्य परिवार उसे अपनाने के लिए नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारी बेटी को मैं स्वयं अपने पास रखूंगी। उससे आश्वासन मिलने के बाद देवकी भी थोड़ी निश्चित होकर बोली, दीदी मैं जीवन भर तनाव मुक्त और निश्चित होकर जी तो नहीं पाई, पर आज आपकी बात सुनकर शांति से मर जरूर सकूंगी। क्या देवकी अपने जीवन से इतनी निराश हो गई थी कि उसे अपनी मृत्यु का अंदाजा हो गया था। ऑपरेशन के दौरान अचानक उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाने के कारण और उसकी स्थिति गंभीर हो गई थी। हर संभव प्रयास करने पर भी अनामिका जी उसको नहीं बचा पाई, पर हाँ उसकी बेटी को किसी तरह बचा लिया। दुखी मन से जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो देवकी के स्वास्थ्य के बारे में पूछने की बजाय पहला प्रश्न किया, क्यों डॉक्टर साहब, इस बार तो मेरा पोता ही हुआ है ना। तो अनामिका जी ने इनकार करते हुए जब उसे देवकी की मृत्यु और उसकी पुत्री होने की सूचना दी तो वह अपना सर पीटते हुए बोल पड़ी, हे भगवान, हमारे तो कर्म ही फूट गए हैं। अरे मेरे बेटे का क्या होगा। इस महंगाई के ज़माने में वह कैसे अपनी 2 बहनों और 3 बेटियों का बोझ उठाएगा। फिर देवकी को कोसते हुए बोली, वह अभागिन स्वयं तो चली गई, पर जाते जाते एक नई मुसीबत हमारे गले मड़ गई। अच्छा होता भगवान उसके साथ साथ उसे भी उठा लेता। देवकी का पति चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुनता रहा। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपनी माँ के प्रलाप को रोक पाता, बल्कि उसके चेहरे के भाव से यही लग रहा था कि वह भी अपनी माँ की बातों से सहमत था। उसको देखकर लग रहा था कि उसे अपनी पत्नी की मौत का भी कोई खास दुख नहीं था। इन लोगों के रूप को देखकर अनामिका जी को विश्वास हो गया कि देवकी ने ठीक ही कहा था कि उसकी सास और पति कितने निर्दयी लोग हैं। वास्तव में उसकी बेटी को निर्दयी हाथों में सौंपना उचित नहीं था। इस
पर इसके लिए उसके पति की स्वीकृति लेनी भी जरूरी थी। अनामिका जी ने जब देवकी की अंतिम इच्छा के विषय में उन्हें बताया तो उनकी तो जैसे मुंह मांगे मुराद ही पूरी हो गई। देवकी का पति 2-4 मिनट अपनी माँ से सलाह मशवरा करने के बाद तुरंत बोला, डॉक्टर साहब, यदि देवकी की भी अंतिम इच्छा यही थी कि इस बच्चे को किसी को गोद दे दिया जाए तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। मैं इसकी अंतिम इच्छा का अनादर नहीं करूंगा। बस यही संतोष कर लूंगा कि देवकी के 7 बच्ची भी जन्म लेते ही हमसे बिछड़ गई। मैं तो पहले से ही अपनी 2 बहनों और 2 बेटियों की जिम्मेदारी उठाते उठाते परेशान हो गया हूँ। अब एक और बेटी का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। इससे तो बेहतर होगा कि इसे किसी सुयोग्य हाथों में सौंप दिया, ताकि उसका भविष्य भी संवर जाएगा। देवकी के पति की बात सुनकर अनामिका जी गंभीर हो गई। हालांकि अपनी संतान को त्यागने का निर्णय अनुचित जरूर था, वो भी इसलिए कि वो एक लड़की है, पर इसके घर की परिस्थितियों को जानने के बाद वह उसके पति के प्रति कुछ नरम हो गई। देवकी के पति से अपनी बच्ची के सारे संपर्क तोड़ने और कभी भी उस पर कोई अधिकार न जताने जैसी सभी कानूनी औपचारिकता को पूरा करने के बाद अनामिका जी ने उन लोगों को अस्पताल से जाने की स्वीकृति दे दी। देवकी की बच्ची देखने में बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, पर गर्भ में पर्याप्त पोषण ना मिलने के कारण कमजोर थी। इसलिए कुछ समय उसे चाइल्ड केयर नर्सरी में रखने का तय किया, ताकि उसकी उचित देखभाल हो जाए। जूनियर डॉक्टर और नर्स को उसका ध्यान रखने को कहकर अनामिका जी अपने घर चली गई। घर जाने के बाद भी अनामिका जी का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। बार बार देवकी और नवजात बच्ची की छवि उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। आखिर देवती उनकी बचपन की सहेली थी और वो नवजात उसका क्या दोष। जब तक वो बच्ची को सुयोग्य हाथों में नहीं सौंप देती, तब तक वह स्वयं भी निश्चित नहीं हो सकती थी। अनामिका जी के पति ने उन्हें विचार मगन देख 1-2 बार टोका भी, पर अनामिका जी ने अस्पताल की कोई प्रॉब्लम कहकर बात टाल दी। दूसरे दिन वह जैसे ही अस्पताल पहुंची तो सबसे पहले उसके कदम उस नन्ही बच्ची को देखने नर्सरी की ओर चल पड़े। अनामिका जी को बच्ची के पास देखकर नर्सरी की कई नर्सें बच्ची को पालने के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और सभी एक स्वर में बोली, मैडम, कितनी प्यारी और सुंदर बच्ची है ना ये, इसको तो कोई भी अपना लेगा। उसी समय बच्ची रोने लगी। उसको रोते देख सहसा ही अनामिका जी के हृदय में प्यार उमड़ पड़ा। उन्होंने तुरंत उसको गोद में लेकर अपने सीने से लगा लिया। उस नन्ही सी जान को शायद उसके हृदय से लगकर माँ के स्पर्श का एहसास हुआ। तभी तो उसकी गोद में जाते ही वह एकदम से चुप हो गई। बस उसी क्षण अनामिका जी के मन ही मन निर्णय ले लिया कि वह इस बच्ची को किसी और को ना सौंप कर स्वयं अपनाएगी। अब से वह 2 बेटों के साथ साथ एक बेटी की भी मां बन गई थी। यह एहसास उन्हें अंदर तक सुकून पहुंचा गया था। अपने बड़े बेटे के बाद उन्होंने ईश्वर से मन्नत मांगी थी कि अगली बार उन्हें एक बेटी जरूर दे। उस समय तो उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, पर आज अनायास ही ईश्वर ने उनकी यह कामना भी पूरी कर दी। इस प्रकार समृद्धि का अनामिका जी के जीवन में आगमन हुआ। समृद्धि को अपनाने के उनके फैसले से शुरू शुरू में तो अनामिका जी के पति भी विशेष सहमत नहीं थे। उन्होंने उनको समझाना भी चाहा, अनामिका, अब गौरव और सौरभ भी बड़े हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस फैसले को बच्चे सहज ही स्वीकार कर लेंगे। इतने वर्षों के बाद हमारे प्यार और दुलार को वह किसी तीसरे बच्चे के साथ आसानी से शेयर नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे भी यह सही नहीं लग रहा। तुम इतनी व्यस्तता और इस उम्र में फिर से एक नवजात शिशु का पालन पोषण ठीक से कर पाओगी। वैसे भी अस्पताल और गृहस्थी की जिम्मेदारी से तुम्हें खुद के लिए ही समय नहीं मिलता। ऐसे में इस बच्ची को अपनाने का निर्णय मुझे भी ठीक नहीं लगता। अनामिका जी ने अपने पति की समृद्धि की सारी परिस्थितियां बताई तो उन्हें भी झुकना ही पड़ा, पर उनके मन में अभी भी एक बेचैनी हो रही थी कि अपने पति को तो उन्होंने किसी तरह मना लिया, सौरभ और गौरव की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि दोनों बच्चे उस समय उन लोगों से दूर हॉस्टल में पढ़ रहे थे। खैर, जो होगा देखा जाएगा, सोचकर अनामिका जी अपना पूरा प्यार, दुलार और स्नेह समृद्धि पर लुटाने लगी। समृद्धि के आने से उन्हें जीवन में एक नया मकसद मिल गया था। हालांकि उसकी परवरिश में शुरू शुरू में उन्हें कुछ कठिनाइयां आई। सौरभ और गौरव को बड़ा करने के बाद छोटे बच्चों की परवरिश की आदत ही छूट जाती है। एक बार फिर से सुसु पोटी से लेकर रातों को जागने का सिलसिला शुरू हो गया, पर थोड़े ही दिनों में उन्हें अपनी नई जिम्मेदारियों की आदत पड़ गई। जब गर्मी की छुट्टियों में सौरभ और गौरव घर आए
तो स्मृति को देखकर शुरू-शुरू में तो वह भी बहुत खुश हुए। वह उसके साथ खेलते, कभी उसको दूध पिलाने की कोशिश करते तो कभी सुलाने की। पर कुछ दिनों बाद उन्हें जब लगने लगा कि उसकी मम्मी सारा प्यार स्मृति की देखभाल में ही व्यतीत करती है तो उन्हें स्मृति की उपस्थिति खटकने लगी। एक बार तो नाराज होकर उन्होंने कह भी दिया, मम्मी आप सारा समय तो या तो हॉस्पिटल में व्यस्त रहती हो या घर पर स्मृति की देख रेख में लगी रहती हो। हम इतने दिनों बाद हॉस्टल से आए हैं तो अभी आपके पास हमारे लिए समय नहीं है। आप इसको जहाँ से लेकर आई हो वहीं छोड़ आओ। बच्चों की झुंझलाहट और नाराजगी को दूर करने का हर संभव प्रयास करती, पर एक बात उन्होंने बच्चों को स्पष्ट रूप से कह दी कि स्मृति उनकी बेटी है और हमारा घर ही उसका घर है, इसलिए उसे वापस भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता। बस तब से ही दोनों भाइयों के मन में स्मृति के प्रति एक अजीब सी कुंठा घर कर गई थी। बड़े होने के साथ साथ स्मृति के प्रति उनकी उपेक्षा और नफरत बढ़ती ही गई। इसी बीच स्मृति भी बड़ी हो रही थी। स्मृति को भी उन्होंने अच्छे स्कूल में डाल दिया। बचपन से ही स्मृति पढ़ने में बहुत अच्छी रही। अपने स्कूल में हमेशा हर क्षेत्र में आगे रहती। अनामिका जी की भी बहुत इच्छा थी कि उसके दो बेटों में से कोई एक तो उनके व्यवसाय को अपनाए, पर सौरभ ने एमबीए में दाखिला लिया और गौरव ने इंजीनियरिंग करने का निश्चय लिया। दोनों बच्चे शुरू से ही हॉस्टल में रहने के कारण परिवार से कट गए थे। कभी कभी उन्हें बच्चों को हॉस्टल में छोड़ने के अपने निर्णय पर पछतावा भी होता था, पर अब क्या हो सकता था। अनामिका जी के पति अपने बिजनेस में निरंतर उलझे रहे और अनामिका जी भी हॉस्टल में व्यस्त रही। इसलिए उन्होंने बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी न आए। पर बच्चे जैसे तैसे बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे उन्होंने अपने माँ बाप से दूरी बना ली थी। एमबीए करने के बाद सौरभ को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी और कुछ समय बाद ही वह अमेरिका चला गया और एक बार विदेश जाने के बाद वहीं का होकर रह गया। वहीं उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। शादी करने के बाद उन लोगों को अपनी शादी की फ़ोटो भेजकर अपने फैसले की सिर्फ सूचना दी थी। गौरव ने भी इंजीनियरिंग करने के बाद मुंबई में ही कुछ समय किसी बड़ी कंपनी में प्रशिक्षण लिया, फिर अपनी खुद की फैक्ट्री लगा ली। उसने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वहीं बसने का फैसला कर लिया। स्मृति ने मेडिकल में प्रवेश लेकर अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। एमबीबीएस करने के बाद वह गायनोकोलॉजी में एमएस कर रही थी। उन्हीं दिनों अचानक अनामिका जी के पति को दिल का दौरा पड़ा। उनकी स्थिति गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों लड़कों को सूचना दी तो बड़े बेटे ने तो किसी जरूरी काम में व्यस्त होने के कारण आने में असमर्थता प्रकट की और छोटा बेटा गौरव आ तो गया, पर वह भी 1-2 घंटे रहने के बाद कोई जरूरी काम आ जाने के कारण वापस मुंबई चला गया। उन दिनों स्मृति ने सब कुछ छोड़कर राजेंद्र जी की सेवा में जी जान एक कर दिया। डॉक्टर को बुलाने, दवाइयों की व्यवस्था करने के साथ साथ उन दोनों की हिम्मत भी बढ़ाती। स्मृति की सेवा ने अनामिका जी के साथ साथ राजेंद्र जी का मन भी जीत लिया। उन्होंने अपने अंतिम समय में उसका हाथ थामते हुए यही कहा, अनामिका, स्मृति ने मेरी जो सेवा की है वह मेरे बेटे भी नहीं कर पाए। सौरभ के लिए तो अपने मरते हुए बाप से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका काम है। गौरव औपचारिकता निभाने आया तो काम का बहाना बनाकर 2-3 घंटे में वापस चला गया। कभी कभी मुझे यह सोचकर ही बहुत घबराहट होती है कि यदि स्मृति हमारे पास ना होती तो हमारी क्या दशा होती। अब जाते जाते मैं इस बात से निश्चित हूँ कि भले ही हमारे बेटों के पास हमारे लिए समय नहीं है, पर हमारी बेटी तो सुख दुख में हमारे साथ रही। वास्तव में स्मृति को अपनाने का तुम्हारा निर्णय बहुत सही था। कहते कहते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अनामिका जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, लेकिन स्मृति उन्हें हर वक्त सांस दिलाने का प्रयत्न करती रहती। अपने पिता को याद करके स्मृति भी अक्सर रो देती, पर उसे इस बात का बहुत बड़ा असंतोष था कि अपने अंतिम दिनों में पापा ने भी मुझे अपना लिया। अपने पति के जाने के बाद अनामिका जी अंदर तक टूट चुकी थी, इसलिए उन्होंने अस्पताल से भी अवकाश ले लिया। अपने जीवन का अंतिम समय उन्होंने कल्याणकारी कार्यों में समर्पित करने का फैसला किया। स्मृति उनका बराबर ध्यान रखती। 2 साल बाद स्मृति के एमएस करने के बाद अनामिका जी
उसकी शादी और उसके सहपाठी सुमित से करा दी और वह भी मुंबई चली गई। स्मृति की शादी पर उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलावा दिया, पर दोनों ने स्मृति को मन से कभी अपनी बहन माना ही नहीं था, इसलिए उसका शादी में शामिल ना होना उन्हें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगी। स्मृति मुंबई जाने के बाद भी जब भी मौका मिलता महीने 2 महीने में अनामिका जी से मिलने आ जाती। बस जीवन इसी गति से चल रहा था, पर आज अचानक मिले गौरव और स्मृति के पत्रों ने अनामिका जी के जीवन में फिर से एक हलचल मचा दी। दोनों ही पत्र मुंबई से आए थे, पर दोनों को लिखने के पीछे उद्देश्य बहुत अलग थे। वह सोच रही थी कि रिश्तों के भी कितने रंग होते हैं। गौरव और सौरभ को तो उन्होंने जन्म दिया, उनसे तो उनका खून का रिश्ता था, फिर भी दोनों ही बच्चों ने इस रिश्ते को कभी भी विशेष महत्व नहीं दिया, जबकि स्मृति से तो उनका कोई रक्त संबंध नहीं था, फिर भी वह उनके हृदय में कितनी नज़दीक थी। स्मृति के व्यवहार में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान था। वह सोच रही थी कि लोग कहते हैं खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है, पर उन्हें तो लगता है कि माँ के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। यही सब सोचकर उन्होंने अपने बेटे के पत्र का जवाब दिया और लिखा, माफ़ी चाहती हूँ बेटा, लेकिन तुम दोनों भाइयों के लिए तुम्हारे माँ बाप कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि अपने पिता के अंतिम क्षणों में भी तुम दोनों भाइयों के पास अपने पिता के लिए समय नहीं था, तो आज उनकी जायदाद पर भी आपका कोई हक नहीं है। इसलिए मेरे मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी स्मृति की होगी, क्योंकि वही अपने पिता के अंतिम क्षणों में उनके पास खड़ी थी और आज के दिन भी वही है जो मेरा बहुत ख्याल रखती है। इसलिए मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश मत करना। आपकी माँ अनामिका। पत्र लिखकर अनामिका जी को एक अजीब सी संतुष्टि मिली। उन्होंने पत्र पोस्ट किया और अपनी बेटी स्मृति के पास जाने की तैयारी करने